Hello to all ladies and gentlemen, boys and girls. How are you all? I hope you all are fit and fine. Myself Piyush Pahwa and I am here with your subject of financial management and business data analytics. चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विद योर टॉपिक ऑफ लेवरेज। भैया आज क्या पढ़ाओगे? बताया तो अभी तो बताया लेवरेज है। और तुम्हें पढ़ाएगा पता है कौन? ये हैंडसम सा लड़का। ये हैंडसम सा लड़का जो दिख रहा है ना, यही तुम्हें पढ़ाएगा, यानी मैं पढ़ाऊंगा। भैया आप हैंडसम हो? बहुत ज्यादा हूँ, दिख नहीं रहा तुम्हें? आ जाओ चलो। ऐसे ही मुझे अप्रिशिएट करते रहना कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं खुश हो जाऊं, और मैं खुश हो जाऊं तो और अच्छे से पढ़ाऊं। ठीक है? ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहना। चलो आओ, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन with the introduction of leverage. Let's go. When a lever is used properly, a force applied at one point is transformed or magnified into another, larger force or motion at the same other point. This comes most readily to mind when considering mechanical leverage, such as that which occurs when using a crowbar. भैया ये क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? रुको 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 जरा, सबर करो। बताएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे और सॉल्व भी कराएंगे। ध्यान दो। लेवरेज जो होता है ना, बेसिकली ये आपका एक साइंटिफिक टर्म है। ये फिजिक्स में यूज होता है अलग अलग चीजों के लिए। भैया यार वहां मत जाओ, फिजिक्स को छोड़ के हम इस कोर्स में आए हैं। यहीं रहो ना, क्यों वापस ले जा रहे हो दुखड़े सुनाने हमें? नहीं जा रहा हूँ, एक जस्ट जनरल बात कर रहा हूँ कि उसमें ये टर्म यूज होती है जिसके लिए, जिसका मतलब क्या होता है कि अगर आप एक पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, लीवर जैसे आपने वो देखा है, सीसॉ देखा है, सीसॉ। सीसॉ का क्या होता है, आप वो नॉर्मली ऐसे रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक जगह पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वैसा, उसकी वजह से दूसरे पार्ट पे भी आपका फोर्स अप्लाई होता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये आपका एक लीवर का छोटा सा एग्जांपल है कि अगर आप एक जगह फोर्स लगाएंगे तो उसकी वजह से दूसरे पॉइंट पे मोशन हो सकता है। ये हमारा किसका एक प्राइम एग्जांपल है? लीवर का। कुछ कुछ वही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, थोड़ा सा बिजनेस माइंडसेट से पढ़ना है, थोड़ा सा कमर्शियल माइंडसेट से पढ़ना है। ठीक है, आ जाओ आगे अब। In a business context, however, leverage refers to the use of fixed cost in an attempt to increase or lever up profitability. भैया क्या बोल दिया, मजा ही आ गया, समझ नहीं आया, बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पे ना थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डिस्कशन कर लेते हैं। क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। आ जाओ। अगर मैं कहता हूँ लीवर्ड फर्म और मैं कहता हूँ अनलीवर्ड फर्म, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि लीवर्ड फर्म के पास जो फंड्स हैं, उन फंड्स में डेब्ट भी है। फंड्स इंक्लूड डेब्ट एज वेल। रुको मैं देख लूं, मेरी वजह से ये छुप तो नहीं रहा जो मैंने लिखा है? नहीं नहीं, कुछ नहीं छुप रहा, मैं अच्छा हूं, कुछ नहीं छुपाता। राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, मैं अच्छा हूं। इधर ध्यान दो। अनलीवर्ड फर्म क्या होती है? अनलीवर्ड फर्म एक ऐसी फर्म होती है जहां पे फंड्स में, जो हम फंड्स को यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, उसमें आपका डेप्ट नहीं होता। तो यहाँ पे आप सिंपली लिख दो नो डेप्ट। सिंपल। ये होता है आपका क्या? लीवर्ड फर्म और अनलीवर्ड फर्म। अब आ जाओ वापस से इस स्टेटमेंट पे। इन अ बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, ये स्टेटमेंट आपसे क्या कह रही है? देखिए, लेवरेज रेफर्स टू यूज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, कि यानी जब आप क्या करेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ाएंगे। भैया यहाँ पे तो आप बात डेप्ट की कर रहे थे, फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या? जब आप डेप्ट लेकर आओगे तो जिस पर्सन से आप डेप्ट लोगे उसे इंटरेस्ट दोगे। हाँ भैया देंगे। वही बात चल रही है। जब आप उसे इंटरेस्ट देंगे, वो आपकी एक फिक्स्ड कॉस्ट है, उसे मतलब नहीं है कि आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ नहीं हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने उससे लोन ले लिया, आपको उसे इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन। तो अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट का यूज करते हैं इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट, आप अटेम्प्ट क्या करना चाहते हैं कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए, ये क्या होता है? आपका लेवरेज होता है इन कॉन्टेक्स्ट टू बिजनेस। भैया अभी भी समझ नहीं आया? देखो, ये आपका बिजनेस है, ये फंड्स हैं, ये आपका क्या है? ये आपका प्रॉफिट है। मैं जैसे ही डेब्ट लेकर आ रहा हूं, अपनी फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ा रहा हूं, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। भैया एक बात बताओ यार, अभी आप कह रहे हो कि हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट देंगे तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, बढ़ेगी कैसे? सही जा रहे हो। अगर ये आपके दिमाग में थॉट आ रहा है, बहुत सही जा रहे हो।
लेकिन एक बात अगर आप समझें, अगर मैं ज़्यादा पैसा लेकर आऊँगा, उस पैसे को मैं प्रोडक्शन में यूटिलाइज़ करूँगा। प्रोडक्शन में यूटिलाइज़ करने की वजह से क्या होगा? प्रोडक्शन में यूटिलाइज़ करने की वजह से ये होगा कि हमारी सेल्स बढ़ेंगी। सेल्स बढ़ेंगी तो पैसा ज़्यादा आएगा, तो जो पैसा ज़्यादा आ रहा है और जो पैसा जा रहा है, उसकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ गई ना? बोलो हाँ भई, हाँ। हाँ, चलो आ जाओ भैया, आ गया समझ। आगे बताओ, अगला स्टेटमेंट बताओ। ज़्यादा नौटंकी मत करो, बता रहा हूँ। In this chapter, we explore the principle of both operating leverage and financial leverage. भैया ये क्या बता दिया? रुक जाओ, अभी शुरू हुआ है, रुक जाओ। अभी के लिए बस ये समझो कि ये दोनों क्या हैं? आपके भाई हैं, जो इस चैप्टर में आपको बहुत ही अच्छे से खुश कर देंगे, खुश। ये चैप्टर इतना इजी चैप्टर है ना, ये चैप्टर जब खत्म होगा आप कहोगे भैया मजा आ गया, यही पढ़ाते जाओ। बहुत इजी चैप्टर है, एग्जाम में भी इससे रिलेटेड बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं। तो आओ शुरू करते हैं। ये कह रहा है अब आपसे कुछ। The former is due to fixed operating cost associated with the production of goods or services, whereas the latter is due to existence of fixed financial cost, in particular interest on debt. कह रहा है ये कि जो ऑपरेटिंग लेवरेज है, फॉर्मर का मतलब क्या? पहला वाला यानी कौन? ऑपरेटिंग लेवरेज। जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो है आपका ड्यू टू फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। भैया फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? कि जो हमारे बिजनेस को रन करने की कॉस्ट आती है, जो आपकी अकर होनी ही होनी है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द गुड्स, उन्हें हम कहेंगे आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट। वो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो एसोसिएट होती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज से, उसकी वजह से आता है आपका क्या? ऑपरेटिंग लेवरेज। वेयर एज जो आपका फाइनेंशियल लेवरेज है, यानी आपका लेटर पार्ट है, वो क्या है? एग्जिस्टिंग ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, इन पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑन डेब्ट। क्या इतना समझ आया? हाँ भैया आ गया। आगे सुनो फिर। Both types of leverage affect the level and variability of the firm's after-tax earning and hence the firm's overall risk and return. भैया ये समझ नहीं आया, अभी बताएंगे, अभी बताएंगे, अभी बताएंगे। आ जाओ, इसके बारे में हम डिस्कस कर ही लेते हैं, या बाद में करें? अभी कर लेते हैं, क्योंकि अभी अभी हम ये चीज शुरू ही कर रहे हैं, तो इससे अच्छा है अभी ही इसे अच्छे से पढ़ा जाए। एक बार की बात है, एक बार यानी वंस अपॉन अ टाइम, कुलदीप सर। कुलदीप सर, हाँ हाँ हाँ, वही वाले जो अकाउंटेंसी पढ़ाते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंट्स पढ़ाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स पढ़ाते हैं। जितने टाइप के अकाउंट्स मैंने सुने नहीं है, वो सारे अकाउंट्स पढ़ाते हैं। बहुत ही बढ़िया फैकल्टी है। क्या हुआ एक बार, मैं और कुलदीप सर कॉल पे बात कर रहे थे। किस पे बात कर रहे थे? कॉल पे। रुको, फोन भी बना लिया जाए। ये फोन है, ठीक है। मैं और कुलदीप सर क्या कर रहे थे? फोन पे बात कर रहे थे। कुलदीप सर ने कहा, पीयूष भाई मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। मैंने कहा, यस सर बताइए। मेरे को पहले लगा कि सर वीआई वाले आइडिया की बात कर रहे हैं, वोडाफोन आइडिया वाले आइडिया की बात कर रहे हैं। फिर मुझे लगा नहीं नहीं नहीं, मैं ज्यादा पागल हूँ। फिर उसके बाद देखो, कुलदीप सर ने मुझसे कहा कि पीयूष मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, बताओ। बताऊं तुम्हें? मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल बताओ, मैं तो जानने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। सर ने कहा, मैं सोच रहा हूँ मैं एक बिजनेस खोलूं। मैंने कहा, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर सर ने फिर अब मेरे दिमाग में उसी वक्त जैसे ही सर ने कहा कि सर एक बिजनेस खोलने वाले हैं, मेरे दिमाग में मन में लड्डू फूटा। मैंने कहा, अरे यार कुलदीप सर बिजनेस खोलेंगे, अपनी जॉब पक्की। कुलदीप सर ने उसी टाइम कहा, बेटा सोचना भी मत, सोचना भी मत। फिर मैंने कहा, अच्छा ठीक है सर, नहीं सोचूंगा, मैं पढ़ा के खुश हूँ। ये तो बताओ बिजनेस किस चीज का करोगे? कुलदीप सर ने कहा, वो सारी चीजें छोड़ दे। सर ने कहा, मानना पड़ेगा। मैंने कहा, ठीक है सर, वो सारी चीजें छोड़ देते हैं। लेकिन ये तो बताओ, आपने मुझे ये बता दिया ये बिजनेस आपको करना है। आपने कहा मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। अब आपने ये तो एक चिंगारी जला के छोड़ दी, बाकी का पटाखा भी तो जलाना है। मुझे कुछ तो बताओ, मेरे को तो इंटरेस्ट, मैंने तो पूरा इंटरेस्ट ले लिया था। सर ने कहा, हाँ भाई यही बात है, बात सारी इंटरेस्ट की है। मैंने कहा, है बात सारी इंटरेस्ट की है? कह रहे, नहीं नहीं, वो वाला इंटरेस्ट नहीं जो तू लेता है दूसरों की बातों में, वो वाला इंटरेस्ट जो हमें पे करना पड़ता है। मैं समझ गया, अच्छा सर वो वाले इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो एक्चुअल में सर ने मुझे ये बताया कि सर के पास पैसा बहुत सारा है। सर के पास बहुत सारा पैसा है, हम जानते ही हैं सर के पास कितना पैसा है, लेकिन सर से ज्यादा पैसा दिशा मैम के पास है। किसके पास है? दिशा मैम के पास। इसीलिए दिशा मैम का अपना खुद का एक बैंक है। सच में दिशा मैम के पास अपना खुद का एक बैंक है। अब हुआ ये, कुलदीप सर को बिजनेस खोलना था। सर के पास कुछ पैसे थे, बहुत थे, सर के हिसाब से कुछ थे। मतलब तुम ये मानो, अगर सर के पास 10 करोड़ हैं, सर उसमें भी कहेंगे यार थोड़े से ही तो हैं,
वही बात है। कुलदीप सर ने कहा मेरे पास पीयूष भाई 10 करोड़ रुपए हैं सिर्फ। मैंने पहले तो 10 करोड़ सुना, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके बाद मैंने सिर्फ सुना, फिर मैंने सर को देखा, मैंने कहा सर के लिए तो सिर्फ ही होंगे। फिर सर कह रहे हैं कि मेरे पास 10 करोड़ तो हैं, लेकिन मुझे बिजनेस में लगाने हैं 30 करोड़। अब बाकी के जो ये बैलेंस 20 करोड़ हैं, ये 20 करोड़ मैं ले रहा हूँ बैंक से, और वो बैंक दिशा मैम का है। मैंने कहा अरे सर ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर अपना बैंक ही दिशा मैम का है तो वो तो हमें सस्ते रेट में इंटरेस्ट देंगी ना, मतलब हमें इंटरेस्ट रेट हमसे कम चार्ज करेंगी। सर ने कहा बिल्कुल सही बात है, नॉर्मल लोगों से दिशा मैम 12% चार्ज करती हैं, लेकिन हमें मैम ने कहा हम तुमसे 10% चार्ज करेंगे। मैंने कहा सर फिर ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें दिक्कत क्या है? फिर सर ने मुझे बताया कि पीयूष भाई, जो बिजनेस चलता है ना, उसमें रिस्क होते हैं। मैंने कहा यस सर होते हैं बिजनेस रिस्क। कौन कौन से रिस्क होते हैं? फिर सर ने मुझे समझाया कि जो अपने रिस्क होते हैं वो होते हैं दो टाइप के। कौन कौन से टाइप के? दो टाइप के। एक होता है आपका पर्टिकुलरली बिजनेस रिस्क, और एक होता है आपका फाइनेंशियल रिस्क। सर ने इतना बताया और सर ने कॉल रख दी। आई एम सो सॉरी एवरीवन, थोड़ी सी खांसी हो रही है, प्लीज एडजस्ट। सर ने ये बात मुझे बताई और सर ने रख दी कॉल। मैं दूसरे एंड पे ये सोच ही रहा था कि सर ने मुझे ये जो दो टर्म बताई हैं, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क, इसका क्या रेलेवेंस है। अब मैं आपको इसका रेलेवेंस बताता हूँ। जो बिजनेस रिस्क होता है उसे हम निकालते हैं किससे, किससे मेजर करते हैं? ऑपरेटिंग लेवरेज से। और जो आपका फाइनेंशियल रिस्क होता है उसे हम निकालते हैं फाइनेंशियल लेवरेज से। भैया मतलब क्या, किस लेवल का रिस्क है? सॉरी फाइनेंशियल लेवल लिख दिया मैंने, आई एम सो सॉरी, लेवरेज आएगा। भैया मतलब मैं ये बता सकता हूँ कि फाइनेंशियल लेवरेज आ गया तो मेरे बिजनेस में कितने परसेंट का रिस्क है? नहीं, बता रहा हूँ। इससे हमें ये पता चलता है कि जो ये रिस्क है, जो बिजनेस रिस्क है, उसे हम कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे हम अगर कंसिडरेशन में लेंगे तो हम अपने ऑपरेटिंग लेवरेज को कैलकुलेट कर पाएंगे और उसी के बेसिस पे हम अपने डिसीजंस को ले पाएंगे। भैया समझ नहीं आया, बताऊंगा। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला भी बताऊंगा, ऑपरेटिंग लेवरेज निकालते कैसे हैं वो भी सिखाऊंगा, इसकी इंप्लीकेशंस भी बताऊंगा। अभी बस ये चल के लिए लेके चलिए कि आपके दो टाइप के रिस्क होते हैं, एक होता है बिजनेस रिस्क, एक होता है फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क को अगर आपको स्टडी करना है तो आप कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज, एंड इन केस ऑफ फाइनेंशियल रिस्क यू हैव टू स्टडी द फाइनेंशियल लेवरेज। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? बोलो बोलो, हाँ आवाज आ रही है मुझे। हाँ नहीं, 50-50, यस नो, बस जोर से बोलो। चलो, इतना समझ के अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे। आ जाओ, हम यहाँ पे थे और अब यहाँ पे आने वाले थे। Leverage is used to describe the firm's ability to use fixed cost assets or funds to magnify the return to its owner. यहाँ पे थोड़ा सा फुल स्टॉप आना चाहिए। James Van Home has defined leverage as the employment of an asset or funds for which the firm pays a fixed cost or fixed return। भैया इंग्लिश नहीं पढ़नी है, पढ़ाना है। पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे इसके कहने का मतलब सिंपल सा ही है कि अगर आप लेवरेज को डिफाइन करें, लेवरेज को डिस्क्राइब करें, तो उसका मतलब ये है कि जब कोई फर्म फिक्स्ड एसेट लेती है या फिर कोई फिक्स्ड कॉस्ट को इनकर करती है, तो उससे वो कितना रिटर्न जनरेट कर सकती है, उससे ही हम लेवरेज कहते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई? हाँ भैया आ गई। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजें समझते हैं। इन अदर वर्ड्स, leverage is the employment of fixed assets or funds for which a firm has to make fixed cost or fixed rate of interest obligation irrespective of the level of activities और द लेवल ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। भैया क्या मतलब है? वही मतलब है जो आपको अभी बताया था। इसका मतलब ये है कि लेवरेज जो है वो आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट करती है, जिससे फर्म को एक फिक्स्ड कॉस्ट उठानी पड़ती है या फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट उठाना पड़ता है। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट जितना भी है फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कौन कहता है? जो पर्सन आपको फंड्स प्रोवाइड करता है वो क्या कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्या चाहिए? मुझे मेरा रिटर्न चाहिए। क्या इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई? तो बोलो हाँ भाई हाँ। अरे हाँ भाई हाँ। चलो अब बढ़े आगे। लेवरेज के इंट्रोडक्शन के बाद हम समझेंगे
कि लेवरेज की इंपॉर्टेंस क्या है, जो हम ये इतनी देर से लेवरेज 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 करे जा रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आओ फटाफट से वो समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम आएंगे अपने प्रैक्टिकल पार्ट पे सीधे के सीधे। लेवरेज इज एन इंपॉर्टेंट टेक्निक इन डिसाइडिंग द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म। भैया इसका मतलब क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जो कैपिटल आपके पास है, इन शॉर्ट जो फंड्स आपके पास हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर मतलब क्या भैया? स्ट्रक्चर मतलब ये कि उसमें डेप्ट का पोर्शन कितना होगा एंड उसमें इक्विटी का पोर्शन कितना होगा। आई रिपीट, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि उसमें आपका डेप्ट का रेशियो कितना होगा एंड इक्विटी का रेशियो कितना होगा। ये हम क्यों समझना चाहेंगे? ये हम इसलिए समझना चाहेंगे क्योंकि हम पहले ये फिर उसके बाद ये एनालाइज करेंगे कि डेप्ट सस्ता है या इक्विटी सस्ती है। उसी बेसिस पे हम अपने डिसीजंस को लेंगे कि जहां पे हमारी कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, हम वहीं से फंड्स को उठाएंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, डेप्ट और इक्विटी को कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में डिसाइड करते हैं। With the help of this technique, it is easy to determine the ratio of various securities comprising the capital structure of a firm at which the average cost of capital is minimum. यही बता रहा था मैं आपको कि जहां पर आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, हम वहीं से अपने कैपिटल को स्ट्रक्चर करेंगे इन फॉर्म ऑफ डेट एंड इक्विटी। इन फाइनेंशियल लेवरेज if financial leverage is present in a firm, it is possible to increase EPS by increasing EBIT in a firm. ये अभी आप ना समझें तो ही बेहतर है, इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। आ जाओ नेक्स्ट स्टेप। ये आपकी क्या थी? ये आपकी थी फर्स्ट इंपॉर्टेंस। जो इसकी सेकंड इंपॉर्टेंस है, अब हम उसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। एक मिनट, मैं एक बार देख लेता हूँ क्या सब कुछ सही चल रहा है। बिल्कुल सही चल रहा है। आ जाओ। Leverage is also very helpful in taking a capital budgeting decision. If contribution in a firm is not able to meet the fixed operating cost, then business will suffer losses. In other words, the degree of operating leverage must be greater than 1 to make the project operationally profitable. इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब मैं बता रहा हूं। इसका मतलब ये है कि जो लेवरेज है वो आपको बताती है कैपिटल बजटिंग डिसीजन आपको लेने हैं या नहीं लेने हैं। भैया कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या होते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन आप अभी इसके बारे में मत समझो, अभी बस आप इसको इतना समझो कि जो हमारे फाइनेंस में तीन मेन स्तंभ होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं बताओ? प्रिक्योरमेंट्स ऑफ फंड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं उसे। तो जो दूसरा पार्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, वहां पे हम जब फिक्स्ड एसेट्स की तरफ जाते हैं, मशीनरी की तरफ जाते हैं, अलग अलग एसेट्स को खरीदने की बात करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। इसे हम क्या कहते हैं साथ ही साथ? इसे हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी कहते हैं। इसे हम साथ साथ क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी कहते हैं। आओ आगे ये क्या कह रहा है कि अगर जो कंट्रीब्यूशन एक फर्म को मिल रहा है किससे? एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करने से, अगर वो नेगेटिव है, नेगेटिव है का मतलब क्या है? वो इतना कम है कि आपकी वो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहा है, तो इन दैट केस द कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज नॉट वायबल। वायबल का मतलब क्या? वो लॉजिकल नहीं है कि आप उसे प्रोसीड करें, क्योंकि अगर आप उसे प्रोसीड करेंगे तो आपको ही लॉसेस होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका ऑपरेटिंग लेवरेज की डिग्री आएगी उसे ग्रेटर देन 1 ही होना चाहिए। भैया ऐसा क्यों? आगे पढ़ेंगे, बताऊंगा, समझाऊंगा, कराऊंगा और आगे भी बढ़ाऊंगा। भैया क्या बात है, कोई बात नहीं है। तुक्के तुक्के कहते हैं इसे जो मैं लगा रहा हूं। आ जाओ समझें अब। लेवरेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन असेसिंग द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन अ फर्म। हम यही बात कर रहे हैं इतनी देर से कि रिस्क है तो इश्क है। बात तो सारी इतनी देर से रिस्क की ही चल रही है। ऑपरेटिंग लेवरेज मेजर्स द बिजनेस रिस्क ऑफ अ फर्म। फाइनेंशियल लेवरेज मेजर्स द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द फर्म। अभी पढ़ा के आया था चार्ट में जब कुलदीप सर से बात हुई थी मेरी कॉल पे। द कंबाइंड लेवरेज, इसके बारे में भी बताऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा। मारने मत आना कि भैया ये तो बताया ही नहीं, बताऊंगा। मेजर्स द टोटल रिस्क इन्वॉल्व्ड इन अ फर्म। इतना समझ गए? समझ गए। आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ लेवरेज। भैया टाइप्स ऑफ लेवरेज में क्या क्या आएगा बता रहा हूं। सबसे पहले आ जाओ टाइप्स ऑफ रिस्क पे। टाइप्स ऑफ रिस्क। अभी अभी हमने क्या पढ़ा? 3 टाइप के रिस्क हैं। सबसे पहला है आपका बिजनेस रिस्क, दूसरा क्या है आपका? फाइनेंशियल रिस्क। बेसिकली यही दोनों होते हैं। अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दें तो आपका बनता है टोटल रिस्क, क्योंकि इन्हीं दोनों रिस्क के बेसिस पे ही आपका टोटल रिस्क को हम कंसीडर करते हैं। तो आओ
बिजनेस रिस्क को हम कौन से लेवरेज से समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं? वो हम समझते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज की हेल्प से। भैया एक बात बताओ, पूछो, आप नीचे क्यों देखते हो? राज, कुछ राज राज ही रहने चाहिए। एक्चुअली मैं यहाँ पे नीचे मेरा लैपटॉप है, सामने कैमरा है, तो लैपटॉप में देख के लिख रहा हूँ। क्या करें, मैं अमीर नहीं हूँ ना दिशा मैम की तरह, ना कुलदीप सर की तरह जो मेरे पास आईपैड हो। क्या करें, गरीबी के दिन। मैंने बोला था एक बार कुलदीप सर से कि सर एक आईपैड दिला दो। कुलदीप सर ने मुझे कहा पीयूष भाई वो रहा दरवाजा। मैं समझ गया। उसके बाद मैंने कभी ये बात नहीं कही कुलदीप सर से। आ जाओ। फिर उसके एक बार और भी हुआ, मैंने दिशा मैम से भी कहा। दिशा मैम ने कहा कि मेरा बैंक है वहां से लोन ले लो। मैंने कहा रहने दो मैम, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही पढ़ा लूंगा। उसके बाद देखो फाइनेंशियल रिस्क हम किससे निकालते हैं? फाइनेंशियल लेवरेज से। उसके बाद टोटल रिस्क हम निकालते हैं आपके कंबाइंड लेवरेज से। क्या इतना आप सभी को समझ आया? आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अब आ जाओ, इसको बढ़ते हैं आगे एक एक करके। आई एम सो सॉरी एवरीवन, आई एम सो सॉरी, प्लीज एक्सक्यूज मी। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन सभी लेवरेजेस को एक एक करके पढ़ेंगे, इनकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे एंड देन कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आ जाओ। उससे पहले एक काम करूं, भैया कर ही दो यार, क्योंकि बाद में गड़बड़ हो जाएगी, है ना? आप सभी को मैं उम्मीद करता हूं जो मैं अभी बताने वाला हूं वो आपको आता होगा। क्या कह रहे हो भैया? देखो, जब हम बात करते हैं अपनी इसकी, ठीक है, अगर हम जब छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, छोटे छोटे नन्हे नन्हे फाउंडेशन में या फिर 11th 12th में या फिर बी कॉम में हम छोटे बच्चे थे भैया। फीलिंग्स पे जाओ, वर्ड्स पे मत जाओ। कहने का मतलब ये है, तब हम क्या करते थे, हम बनाते थे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या करते थे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। उसमें हम क्या करते थे, यहाँ पे हम लिखते थे सेल्स, यहाँ पे हम सारे के सारे एक्सपेंसेस को लिखते थे, यहाँ कोई एक आध इनकम और होती थी उसे लिखते थे, लास्ट में हम निकाल देते थे टू नेट प्रॉफिट। यही करते थे। लेकिन तब हम थे छोटे। क्या थे तब हम? छोटे। अब हम क्या हो गए हैं? बड़े। अब हम, अगर हम बड़े हो गए हैं तो हमें अपने कारनामे भी बड़े करने पड़ेंगे। तो अब हम इस तरीके से प्रॉफिट की कैलकुलेशन नहीं करते। भैया फिर कैसे करते हैं, बता रहा हूँ। अब हम ऐसे करते हैं, हम लिखते हैं सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट। जो माइनस करके आया उसे हम कहते हैं क्या? कंट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं हम उसे? कंट्रीब्यूशन। भैया कंट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं? देखिए, एक से एक प्रोडक्ट है, लेट सपोज ये चूहा। एक मिनट देखूं, ये आपका चूहा दिख रहा है आपको? दिख रहा है। लेट सपोज मेरे पास ये चूहा है। क्या है ये? चूहा। असली वाला नहीं है, माउस है, माउस, ठीक है, जिससे ये लैपटॉप चलाते हैं। लेट सपोज मेरे पास ये चूहा है। मैं क्या चाहता हूं कि मैं इस चूहे को बना के बेचूं। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट आपकी वो कॉस्ट होती है जो कि पर यूनिट बेसिस पे डिसाइड होती है। कि अगर आप मान लो मैं एक चूहा बना रहा हूं तो मुझे 10 रुपए लगेंगे, दो चूहे बना रहा हूं तो 20 रुपए लगेंगे, तीन चूहे बना रहा हूं तो 30 रुपए लगेंगे। इसका मतलब पर यूनिट की जो कॉस्ट है वो 10 रुपए है। एक चूहा बनाओगे तो 10 रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे, दो बनाओगे तो 10 और लगेंगे। यानी जब पर यूनिट कॉस्ट इसकी सेम रहेगी उसे हम कहेंगे अपनी क्या? वेरिएबल कॉस्ट। आई होप इतना तो आप सभी को क्लियर होगा ही होगा। उसके बाद सेल्स क्या होती है वो तो आपको पता ही है। तो इस चूहे को बेच के कितना कंट्रीब्यूट हुआ फाइनेंशियल टर्म्स में मेरी कंपनी में, उसे हम कहते हैं क्या? कंट्रीब्यूशन। ये इसका एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। जब आप इसे कॉस्टिंग या मैनेजमेंट अकाउंट में पढ़ते हैं तब आप इसे और अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन अभी के लिए आप क्या समझ रहे हो? कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? कि ये चूहा बेच के जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन हो रहा है मेरी कंपनी में या मेरी एंटिटी में या मेरी फर्म में, वही है हमारा क्या? कंट्रीब्यूशन पर प्रोडक्ट। इतना समझ आया? अगर मैं एक चूहा बेच रहा हूं, लेट सपोज इस चूहे की जो बेच रहा हूं मैं वो 30 रुपए में बेच रहा हूं, बनाने की कॉस्ट है इसकी 10 रुपए, यानी कंट्रीब्यूशन पर चूहा कितना हो गया? कंट्रीब्यूशन पर चूहा हो गया 20 रुपए। अब मान लो मैं ऐसे 100 चूहे बेच रहा हूं, तो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? बताओ।
100 इंटू 20, वो कितना हो जाएगा आपका 2000 का कंट्रीब्यूशन। क्या आपको ये चूहे का कॉन्सेप्ट समझ आया? आ गया भैया। ये तो बहुत ही खुश होते हो ये सारी चीजें सुन के, तो तुम है ना, अभी पढ़ाने लग जाओ तो हे करने लग जाओगे। चूहे में तो इतना खुश हुए होगे तुम अंदर से। उसके बाद देखो, उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को हटाते हैं। किसे हटाते हैं हम? अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को हटाते हैं। जैसे ही हम अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को हटाते हैं, हमारे पास आ जाता है ईबीआईटी। ईबीआईटी का मतलब क्या होता है? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। मतलब भैया जो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट है, यस बिल्कुल आप एकदम सही दिशा में जा रहे हैं, जो ये वाली फिक्स्ड कॉस्ट है ये होती है आपकी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन डेट। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ईबीआईटी आ गया हमारे पास। ईबीआईटी का मतलब क्या है? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से अगर आप माइनस करेंगे किसको? इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे सबसे पहले आप। तो आपके पास क्या आ जाएगा? अर्निंग्स बिफोर टैक्स। अब आप कुछ अर्न कर रहे हो, तो इस देश में रहते हो, इस देश को चलाने के लिए कुछ पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। जैसे ही आपने अर्निंग्स की, निर्मला ताई को पता चल गया कि इस भाई ने अर्निंग्स की है, फॉर्म में अर्निंग्स हुई है, तो तुरंत से निर्मला ताई कहेंगी टैक्स दे दो, तो हम इसमें से क्या करेंगे? टैक्स को भी निकाल देंगे। टैक्स को निकालने के बाद अपने पास क्या आएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या आएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। भैया मतलब बस यहीं तक करना है ना? इसके बाद एक और चीज होती है। क्या होती है? इसे हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड इससे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से। उससे आ जाता है हमारे पास क्या? बोलो क्या? ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। पैट मतलब जितना प्रॉफिट आपने कमाया आफ्टर टैक्स, उसमें से अगर उससे आप डिवाइड कर देंगे किससे? नंबर ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर से, तो आपके पास ईपीएस आ जाएगा। क्या इतना आप सभी को क्लियर है? आई एम सो सॉरी एवरीवन, आई एम सो सॉरी। प्लीज जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट, मैं पानी पी लेता हूँ प्लीज। हेलो, क्या मैं दिख रहा हूँ? क्या मेरी आवाज़ आ रही है? भैया आपको पता, हमें क्या पता, हम तो रिकॉर्डेड में बैठे हैं, लाइव में थोड़ी बैठे हैं जो आपको चैट बॉक्स में बता देंगे। समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, देख भी रहा हूँ तभी। ये हैंडसम सा लड़का अब तुम्हें दिख रहा होगा। कौन सा हैंडसम सा लड़का भैया? अपनी बात कर रहा हूँ, आ जाओ। यहाँ पे हमें क्या निकल गया? ईपीएस हो गया। इस पूरी स्टेटमेंट को आपको अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। क्या आप सभी इस चीज़ को समझ पा रहे हैं? से यस और नो, प्लीज से यस और नो। ओके, मुझे यस के रिस्पॉन्सेज मिल गए हैं। भैया कैसे मिले? बस कुछ ताकतें हैं मेरे पास, उधार लेके आया हूँ कुछ ताकतें। उन ताकतों के बेसिस पे बात जानता हूँ मैं कि यस बोल रहे हो तुम लोग। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या? ऑपरेटिंग लेवरेज के बारे में डिटेल में, ठीक है। ऑपरेटिंग लेवरेज इज एक्चुअली द यूज ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय द फर्म। इसका मतलब क्या है कि जो अभी हम बात कर रहे थे ना फिक्स्ड कॉस्ट की, किसकी बात कर रहे थे? यहाँ देखो, ये वाली फिक्स्ड कॉस्ट की। ये आपकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ये क्या है? आपकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो अगर हम इसका यूज करते हैं, किसमें यूज करते हैं? अपनी फर्म में, तो वो हमें क्या देता है? ऑपरेटिंग लेवरेज समझाता है। इट इज डिफाइंड एज द फर्म्स एबिलिटी टू यूज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट टू मैग्नीफाई द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन सेल्स एंड इट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इसका मतलब ये है कि जो आपकी फर्म की एबिलिटी है अपने फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को यूज करके अपने चेंजेस इन सेल्स को मैग्नीफाई करने की, और चेंजिंग ऑन इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग एंड टैक्सेस पे है। ये क्या बोल दिया भैया आपने? एंड चेंजेस इन अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस पे जो चेंज करने की एबिलिटी है फर्म की, उसे हम कहते हैं क्या? ऑपरेटिंग लेवरेज।
In other words, operating leverage is the tendency of operating profit to vary disproportionately with sales. इसका मतलब ये है कि जो ऑपरेटिंग लेवरेज है उसका मतलब ये है कि जो आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसकी टेंडेंसी कितनी है वेरी करने की डिस्प्रोपोर्शनेटली विद सेल्स, कि आपकी सेल्स बढ़ रही हैं तो किस प्रपोर्शन से आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट वेरी करेगा। क्या आप सभी को ये बात समझ में आई है? हाँ भैया आ गई, आगे बढ़ो। बढ़ रहे हैं। It is said to exist when a firm has to pay fixed cost regardless of volume of output or sales. वही चीज तो मैं कह रहा हूं कि ये चीज आपकी तब कही जाती है, ये वाला स्टेटमेंट, जब आपके फर्म को फिक्स्ड कॉस्ट देनी ही देनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट या फिर सेल्स या फिर प्रॉफिट। क्या ये बात आप समझ पाए? हाँ भैया समझ गए। अब इसका मतलब आप हमें आगे पढ़ा रहे हो? पढ़ा रहे हैं, रुक जाओ। ऑपरेटिंग लेवरेज के बारे में अभी थोड़ा सा ज्ञान हो रहा है, फिर हम इसके बारे में सीधा कैलकुलेशन करेंगे। भैया वही तो चाहिए। जानता हूँ, मुझे मुझे पता है आपको क्या चाहिए और कितने लेवल तक का चाहिए, सब कुछ मिलेगा। बस सब्र करो, बस सब्र करो। भैया घूरो मत। अरे नहीं घूर रहा हूँ, इतना प्यारा सा लड़का तुम्हें घूर सकता है? The operating leverage shows the relationship between the changes in sales and changes in fixed operating income. इसका मतलब क्या है कि जो आपके जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो क्या बताता है आपका? वो रिलेशनशिप बताता है किसमें? चेंज इन सेल्स एंड चेंजेस ऑपरेटिंग इनकम में, फिक्स्ड ऑपरेटिंग इनकम में। भैया मतलब नहीं समझे, अभी बताऊंगा, बस थोड़ा सा और रुको। हम वहां पे पहुंच ही चुके हैं जहां पे मैं आपको लाना चाह रहा हूं। बस इतना बताते जाना साथ साथ ही, आपको इस बाकी सब कुछ समझ आ रहा है, क्योंकि बस हम थोड़ा सा दूर हैं उस मेन चीज से जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। Thus, the operating leverage has an impact mainly on fixed cost and also on variable cost and contribution. Of course, there will be no operating leverage if there are no fixed operating cost. अगर आपके पास फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ही नहीं है तो आपके पास बिजनेस रिस्क है ही नहीं किसी चीज का। अगर आपका बिजनेस रिस्क है ही नहीं क्योंकि आपके पास फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है, तो किस चीज का ऑपरेटिंग लेवरेज? तो वो तो हमें निकालना ही नहीं है। ऑपरेटिंग लेवरेज इज प्रेजेंट एनी टाइम अ फर्म हैज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। कहने का मतलब यह है आपकी सेल्स की वॉल्यूम कितनी भी हो, आपके प्रोडक्ट बेचने की वॉल्यूम कितनी भी हो, प्रोडक्शन की वॉल्यूम कितनी भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर उसके पास फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो ऑपरेटिंग लेवरेज होगा ही होगा। इन द लॉन्ग रन द ऑल द कॉस्ट आर वेरिएबल। ये कह रहा है कि देखो जो लॉन्ग रन है ना, उसमें तो आपकी सारी की सारी कॉस्ट वेरिएबल है। उसमें तो आपके लैंड का जो रेंट दे रहे हो आप, वो भी बदल सकता है। क्यों बदल सकता है? उसके डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होते हैं, वहां नहीं जाएंगे, वो कॉस्टिंग में पढ़ना, मुझे फाइनेंस पढ़ाने दो। ठीक है। लॉन्ग रन में ये कह रहा है कि आपके जितने भी कॉस्ट हैं वो सारी की सारी वेरिएबल हो जाती हैं, एंड हेंस जो हमारा ये एनालिसिस है वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन के लिए होता है। यानी जो हम लेवरेजेस के आपकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके शॉर्ट रन के लिए काम आती हैं। वी इनकर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इन होप दैट द सेल्स वॉल्यूम विल प्रोड्यूस रेवेन्यू मोर देन सफिशिएंट टू कवर ऑल। यही चीज मैं आपको बता रहा था कि हम क्या करते हैं, जो हम एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं, डेट ले रहे हैं, अपनी फर्म को लीवर कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़े। एक्सपेंसेस बढ़ेंगे हमें डेट लेने से, लेकिन उससे हमारी इनकम और बढ़े, ताकि ये हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट को तो कवर कर ही ले, साथ ही साथ एक्स्ट्रा अमाउंट हमें जनरेट करके दे। क्या ये चीज आप सभी को क्लियर हो गई है? से यस और नो। मिल गए मुझे आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। आ गए जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल है बेकरार, वो घड़ी आ गई। भैया दोबारा गाना मत गाना। भैया दोबारा गाना मत गाना। आप चाहे 2 घंटे एक साथ पढ़ा लेना, 5 घंटे एक साथ पढ़ा लेना, दोबारा गाना मत गाना। भैया ईयरबड्स लगा रखे थे, दूर फेंकने पड़ गए, इतना गंदा गाया है। मुझे पता है, पर क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, हूं आदत से मजबूर। फिर भैया अब तो नहीं गा रहा था यार, अब तो डायलॉग बोल रहा था। चलो स्टार्ट करो। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज यानी DOL। हमने ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है वो समझ लिया ना, उसी को आपको बस न्यूमेरिकल टर्म्स में निकालना है। और अगर आप उसे न्यूमेरिकल टर्म्स में निकाल लेंगे तो वही आपका क्या बन जाता है? DOL। ठीक है। आओ। A quantitative measure of the sensibility of a firm's operating profit to a change in firm sales is called degree of operating leverage। ये क्या कह रहा है आपसे? एक ऐसा क्वांटिटेटिव मेजर जो आपको ये निकाल के दे सेंसिबिलिटी, सेंसिस, सॉरी, क्या कर रहे हो भैया, सॉरी,
सॉरी सॉरी, एक ऐसा क्वांटिटेटिव मेजर जो आपको निकाल के दे क्या, सेंसिटिविटी ऑफ द फर्म्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है आपका ईबीआईटी। जो आपका एक ऐसा मेजर जो आपको बताता है कि आपका ईबीआईटी कितना सेंसिटिव है, किसकी तरफ, टू अ चेंज इन फर्म सेल, कि फर्म की सेल्स हुई तो ये कितना सेंसिटिव है, ये कितना चेंज होगा, वो आप निकालते हैं किससे, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज से। तो यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का आपका एक फॉर्मूला क्या हो गया, परसेंटेज चेंज, ध्यान से समझिएगा, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। आई रिपीट, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। यही फॉर्मूला आपका यहां पे भी लिखा हुआ है। उसके बाद आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज यानी कि डीओएल measures the sensitivity of the company's operating income with changes in sales. A higher DOL implies a higher proportion of fixed cost in the business operation, whereas lower DOL implies lower fixed cost investment in running the business. इसका मतलब क्या है, अगर आपका DOL जितना ज्यादा आएगा उतनी ज्यादा आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है बिजनेस में, जितना कम आएगा उतनी आपकी कम है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि DOL is directly proportional to proportion of fixed cost। कि अगर आपका, सॉरी मेरे हाथ फिर से गड़बड़ करने लग गए। इसका मतलब क्या है कि आपका जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज है अगर वो ज्यादा होगा तो फिक्स्ड कॉस्ट भी ज्यादा होगी, वो कम होगी तो वो भी कम होगी, यानी दोनों आपस में डायरेक्टली रिलेटेड हैं। क्या ये चीज आपको समझ में आई? हाँ भैया आ गई, एक मिनट रुको मैं देखूं, सब कुछ सॉर्टेड है, एकदम अच्छे से पूरी क्लास चल रही है, बस मैं गायब हो गया अब एक मिनट के लिए। ये क्या हुआ, आ गया आ गया आ गया, आई एम बैक आई एम बैक आई एम बैक, आई एम सॉरी। उसके बाद देखो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का आपका एक और फॉर्मूला है, वो क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन आपका क्या होता है, देखिए यहाँ पे आओ थोड़ा सा, अगर हम कंट्रीब्यूशन में से, ध्यान देना, अगर हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास ईबीआईटी आता है। अभी हमने पूरी स्टेटमेंट ऊपर बना के यही सीखी थी। तो अगर हम क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू ईबीआईटी प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। हाँ भैया लिख सकते हैं, पक्का लिख सकते हैं, पक्का लिख सकते हैं। तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी फॉर्मूला है हम उसे ऐसे लिख सकते हैं, ईबीआईटी प्लस फिक्स्ड कॉस्ट होल डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। हाँ भैया लिख सकते हैं। तो अब देखो इसे हम अगर सेपरेट कर दें तो यानी ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी प्लस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। क्या ये चीज आपको समझ आई, ये तीनों फॉर्मूला? हाँ भैया आ गए। भैया इसका डेरिवेशन मिल जाता तो, ना करो यार ना करो। अच्छा ऑन अ सीरियस नोट, इसका जो डेरिवेशन है वो आपके कह सकते हैं, आपको उसकी कोई ऐसा नीड नहीं है। जो चीज आपका लॉजिक था वो मैं आपको बता चुका हूँ कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का एक्चुअल में लॉजिक क्या है, क्यों ये फॉर्मूला बना, वो मैंने आपको डेफिनेशन के साथ बता दिया था। एक और फॉर्मूला है वो क्या है आपका, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। समझ गए? हाँ भैया समझ गए, आ जाओ फिर। जिस घड़ी के लिए आप सभी बेकरार थे, मजा आ रहा था, सोच रहे थे भैया बस और टॉर्चर नहीं और टॉर्चर नहीं और टॉर्चर नहीं, अब बस कर दो अब बस कर दो अब बस कर दो, हमें प्रैक्टिकल पे आना है, हमें खुशियां चाहिए जीवन में, तो आपके जीवन में अब वो खुशियों का क्षण आ चुका है। लेट्स स्टार्ट अपने प्रैक्टिकल पार्ट को। Calculate the operating leverage for each of the four firms ABCD from the following price and cost data. What conclusions can you draw with respect to the level of fixed cost and the degree of operating leverage यानी DOL के रिजल्ट से? Explain. Assume number of units sold is 5000, मान लेते हैं हम 5000 यूनिट्स को सोल्ड कर रहे हैं। कितनी फर्म है, 4। मैं मेहनत करूंगा 2 पे, ए एंड बी, क्योंकि जो सी और डी है, सी एंड डी, वो है आपका होमवर्क। ये इंसान पढ़ाता बाद में, होमवर्क पहले डिसाइड कर देता है। क्या करूं, थोड़ी सी आदत है तुम्हें परेशान करने की, लेकिन ये परेशानी आगे जाके बहुत ज़्यादा तुम्हें बेनिफिट देगी, इसलिए आई एम सो सॉरी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है तुम्हें परेशान करने के अलावा। सो लेट्स स्टार्ट। ध्यान दीजिएगा आप सभी के सभी, यहाँ पे हम बना लेते हैं स्टेटमेंट। यहाँ पे आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स। जब आप होमवर्क कर रहे होंगे तो आप यहाँ पे 4 कॉलम बनाएंगे, क्योंकि मैं तो ए और बी करूंगा, आपको सी एंड डी भी करना है अपने एंड से, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ए एंड बी को ही लेकर चल रहा हूँ।
ए बी। ध्यान दीजिएगा सभी के सभी। सबसे पहले आपका सेल्स पर यूनिट, ठीक है, ये हो गया आपका ए। सेल्स पर यूनिट आपका कितना है, ए में है आपका 20, ये देखिए ए में है 20, बी में है 32, 20 32। उसके बाद बी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये कितनी है, यहाँ पे है 6, ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ है 6, यहाँ है 16, यहाँ है 6, यहाँ है 16। तो इससे आप क्या निकाल लेंगे, ध्यान दीजिए सभी के सभी, इससे आप निकाल लेंगे अपना सी। सी क्या आएगा आपका, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना है, देखिए आपकी यहाँ पे सेल्स कितने की हुई थी, सेल्स आपकी सेल्स पर यूनिट थी 20, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट थी 6, यानी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 14, एंड यहाँ पे कितना है 16। आई होप आपको यहाँ तक तो किसी को भी कोई दिक्कत हो नहीं रही होगी। अब आ जाओ आगे, धीरे 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 करके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हमने टोटल यूनिट्स कितनी सोल्ड की हैं, 5000 सेल किए हैं हमने, किसकी, सभी की, सभी फर्म्स में। अब आ जाओ आगे, डी, डी क्या है आपका, यूनिट्स सोल्ड, वो कितनी है 5000 और 5000। तो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, ई। यहां से आपका मेन जो पार्ट है इस पूरे टेबल का, इस पूरी स्टेटमेंट का, वो यहां से शुरू होता है, कंट्रीब्यूशन। वो कैसे आएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट सोल्ड से, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो देखो 14 रुपीज आपका कंट्रीब्यूशन है एक यूनिट से, टोटल यूनिट्स आप कितनी सोल्ड कर रहे हैं 5000, तो 14 इंटू 5000 कितना हो जाएगा आपके पास, 70,000 का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा इन केस ऑफ फर्म ए। अगर आप फर्म बी की बात करें तो 16 रुपीज आपका एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन है, तो 5000 पे कितना होगा, 16 इंटू 5000, जो कि मिलेगा आपको 80,000। इतना आई होप आप सभी को अभी तक क्लियर होता जा रहा होगा। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो कंट्रीब्यूशन के बाद हम क्या करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट को क्यों माइनस करते हैं, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट योर ईबीआईटी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे अपना, पहले फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करने की कोशिश करेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, आ जाओ क्वेश्चन में ऊपर ध्यान दो। ए के केस में आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है ये 80,000, एंड बी के केस में है आपकी 40,000। तो इसे भी आप टेबल में फटाफट से इनकॉर्पोरेट कर लीजिए इस अमाउंट को, 80,000 एंड 40,000। भैया मुझे लगता है आपने कुछ गलत किया है, मुझे भी ऐसे ही कुछ लग रहा है। यहाँ देखिए 14 एंड 5,000, 14 रुपीज आपका ये है, 20 माइनस 6, 14। उसके बाद आपका कंट्रीब्यूशन आ गया, उसमें से कंट्रीब्यूशन है आपका 5,000, क्योंकि यूनिट सोल्ड हुई है, तो 14 इंटू 5,000 हो गया 70,000, एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट है आपका 80,000। ठीक है, अभी तक तो कोई ऐसा सच मिस्टेक हो नहीं रही है, मुझे लगा था, आई एम सो सॉरी। आ जाओ अब आगे जी, यहाँ पे आपका क्या आ गया, ईबीआईटी। ईबीआईटी कितना है, ई माइनस एफ, 70,000 माइनस 80,000, 10,000 नेगेटिव, एंड ये कितना है, ये हो गया 40,000, 80,000 माइनस 40,000 कितना होता है 40,000। तो यहाँ से आपका क्या निकल कर आ गया, ईबीआईटी भी निकल कर आ गया। अब अगर आप ध्यान देंगे एक चीज पे, वो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। वो कैसे निकलता है, वो आपका निकलता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। यही तो फॉर्मूला था। आओ एक बार आपको रिविजिट करा दें इसे, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, ये देखिए। तो हमारे पास वो टर्म्स निकल गई हैं, तो अब आप सीधा सीधा इसे निकाल देंगे यहाँ पे अपना क्या, ऑपरेटिंग लेवरेज। वो आएगा जी में, वो क्या आएगा, डी ओ एल। वो कैसे निकलेगा आपका, कंट्रीब्यूशन आपका कौन से उसमें है, कंट्रीब्यूशन है आपका ई डिवाइडेड बाय जी। अब अगर आप यहाँ पे देखें, ये तो 70,000 डिवाइडेड बाय माइनस 10,000 है, तो यहाँ पे तो आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि दोनों सेम होने चाहिए। ये कितना आ जाएगा, 80,000 डिवाइडेड बाय 40,000 यानी 2। तो आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आ गया इन केस ऑफ फर्म बी, वो आ गया 2। आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको कैसे लेकर चलना है, ठीक है।
जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं फिर से चेक करूं। ऑल गुड, ऑल सेट, यस। लेट्स प्रोसीड नाउ। फाइनेंशियल लेवरेज, भैया इतनी जल्दी फाइनेंशियल लेवरेज आ भी गया? आ गया भाई, आ गया। ऑपरेटिंग लेवरेज हमने पूरा कर लिया है। उसमें क्वेश्चंस रहते हैं, बाकी जितना पार्ट हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए था वो हम कर चुके हैं। क्वेश्चंस इसके ऑब्वियसली रहते हैं, वो आपके कंबाइंड लेवरेज के साथ कवर किए जाएंगे, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं फटाक से, और आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से। एक सेकंड, थोड़ा सा पानी गिर गया है, उसे ठीक कर लूं। आ जाइए, देखूं सब कुछ सही है। ऑल गुड, ऑल सेट, हियर वी गो अगेन। हम पढ़ रहे थे क्या? फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में अब हम पढ़ने वाले थे। तो देखो, फाइनेंशियल लेवरेज मैंने आपको क्या बताया था, जो आपका फाइनेंशियल रिस्क है एक फॉर्म में। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है कि अगर मैंने कोई फिक्स्ड कॉस्ट इनकर की है, अगर मैंने कोई फिक्स्ड कॉस्ट इनकर की है, तो अगर मैं उसे पे नहीं कर पा रहा हूं, वो हमारा किस में आता है? फाइनेंशियल लेवरेज में, यानी फाइनेंशियल रिस्क में। आ जाओ। फाइनेंशियल लेवरेज इज एक्चुअली द यूज ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट बाय द फर्म। इसका मतलब क्या है कि जो आप फाइनेंसिंग कॉस्ट उठा रहे हैं, यानी जो आप इंटरेस्ट की कॉस्ट उठा रहे हैं, उसे आप किस में स्टडी करते हैं? फाइनेंशियल लेवरेज में। क्या इतनी चीज आपको समझ आई? हाँ भैया, आ गई। आगे बढ़ू? बिल्कुल भैया। द फाइनेंशियल लेवरेज इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू यूज फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस टू मैग्नीफाई द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस। ये कहाँ कहाँ हाथ लग जाते हैं, फिर से ऊपर नीचे हो गया, देखो। आई एम सो सॉरी, मारना मत, मारना मत, ध्यान दो। इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ऑन द फर्म्स अर्निंग पर शेयर। इसका मतलब क्या है कि फाइनेंशियल लेवरेज ऐसे डिफाइन की जाती है कि एक फर्म अपने जो फाइनेंशियल चार्जेस को इनकर कर रही है, उस इनकर करके वो अपने सेल्स को कितना मैग्नीफाई कर सकती है, कितना बढ़ा सकती है, इन ऑर्डर टू गेट द चेंजेस इन अर्निंग पर शेयर। भैया समझ नहीं आया? मजा बहुत आया, समझा भी देते हैं। इसका मतलब ये है, ये लीवर है, यहां से मैंने पैसा उठाया, यहां से मेरी सेल्स बढ़ गई। सेल्स बढ़ी तो अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। किस लेवल से बढ़ेगा, किस परसेंटेज से बढ़ेगा, कितने मैग्नीट्यूड से बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, वही हम समझते हैं किसमें? फाइनेंशियल लेवरेज में। क्या अभी तक की सब कुछ चर्चा समझ आ रही है? हाँ भैया। इन अदर वर्ड्स, द फाइनेंशियल लेवरेज इज टेंडेंसी ऑफ रेसिडुअल नेट इनकम टू वेरी डिस्प्रोपोर्शनेटली विद ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है? रेसिडुअल नेट इनकम का मतलब क्या होता है? रेसिडुअल नेट इनकम का मतलब ये होता है लेफ्ट आउट। भैया लेफ्ट आउट, आई एम सो सॉरी, लेफ्ट ओवर। जो बचा कुचा है, बचा कुचा यानी इंटरेस्ट दे दिया, टैक्स दे दिया, सब कुछ दे दिया, लास्ट में जो बचा, वो जो बचा कुचा है यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो आपका किस टेंडेंसी से चेंज हो सकता है, किसके प्रोपोर्शन में? आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के चेंज होने के हिसाब से। वो हम पढ़ते हैं किसमें? अपने फाइनेंशियल लेवरेज में। भैया समझ आ गया, मजा भी आ गया, आगे बढ़ो अब। It indicates the change that takes place in taxable income as a result of change in operating income. हमारी ऑपरेटिंग इनकम चेंज होगी, इंटरेस्ट के बाद टैक्सेबल इनकम आएगी, तो वो टैक्सेबल इनकम भी ज्यादा आएगी। वो हम किस में पढ़ते हैं? फाइनेंशियल लेवरेज में। कैसे पढ़ते हैं, क्या होता है? रुको, धीरे धीरे करके बताएंगे, सब बताएंगे। आ जाओ आगे, आ जाओ। अगर कोई लेक्चर लेट के देख रहा है, यस यू, यस आई एम टॉकिंग अबाउट यू, प्लीज, प्लीज, यस आपसे ही बात कर रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सा है, थोड़ी ज्यादा देर के लिए नहीं आता ये मास्टर, थोड़ी देर में आके चला जाएगा। वैसे ही बेचारा इतना हैंडसम सा लड़का पढ़ा रहा है, तुम ऐसे लेट के देख रहे हो, अच्छा नहीं लगता। भैया पर मैं तो लड़का हूँ, मुझे पता है। अगर आप लड़के हो, लड़की हो, जो भी हो, कोई मेहनत कर रहा है उसको एक्नॉलेज करो, आप भी मेहनत करो और पढ़ाई करो। क्या यार भैया, पढ़ाने के अलावा सब कुछ करते हो। नहीं यार, पढ़ा भी लेता हूँ, ठीक ठीक ही पढ़ा लेता हूँ मेरे हिसाब से तो। आ जाओ। फाइनेंशियल लेवरेज इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट फाइनेंसिंग। कुछ नया नहीं है, अभी पढ़ के आए हैं। इंटरेस्टिंगली, फाइनेंशियल लेवरेज इज अक्वायर्ड बाय चॉइस बट ऑपरेटिंग लेवरेज समटाइम्स इज नॉट। इसका मतलब क्या है? समझाना पड़ेगा, समझा देते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज employed by a firm is sometimes dictated by physical requirements of the firm's operation. इसका मतलब ये है, कई बार ये आपकी चॉइस नहीं होती, ये आपके लिए कंपल्शन होती है कि आपको फिक्स्ड कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। एग्जांपल देखो, a steel mill by way of its heavy investment in plant and equipment will have large fixed operating cost component consisting of depreciation.
मैं स्टील की कंपनी हूँ, मुझे उसके लिए बहुत भारी भारी मशीन चाहिए होती है। वो भारी भारी मशीनरी पे डेप्रिसिएशन तो चार्ज होना ही होना है। क्या ये मेरी चॉइस है या मेरी कंपल्शन है? ये मेरी चॉइस नहीं है, ये मेरी कंपल्शन है। मैं चाह के भी उस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को नहीं कर सकता, हटा सकता अपनी बुक से। क्यों? क्योंकि मेरी जो बिजनेस का नेचर है, उस बिजनेस के नेचर की रिक्वायरमेंट है ये डेप्रिसिएशन चार्ज करना। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल लेवरेज की, तो फाइनेंशियल लेवरेज में ये हमेशा एक चॉइस होती है कि आप डेट लेकर आएंगे या नहीं। अगर आप डेट नहीं लेकर आ रहे हैं, इन दैट केस आपके पास फाइनेंशियल रिस्क नहीं अराइज होगा। अगर आपका फाइनेंशियल रिस्क अराइज नहीं होगा, तो आपका इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट आपको किसी को देना नहीं है। आई एम सो सॉरी, आपको इंटरेस्ट किसी को देना नहीं है। अगर आपको किसी को इंटरेस्ट देना नहीं है, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल लेवरेज का तो निकलने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। Financial leverage, on the other hand, is always a choice item. No firm is required to have any long-term debt or preference. ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फर्म चाहे तो करेगी, नहीं चाहे तो नहीं करेगी। फर्म कैन इंस्टेड फाइनेंस ऑपरेशन एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज एंड रीइश्यूएंस ऑफ कॉमन स्टॉक। इसका मतलब ये है कि अगर फर्म चाहे तो वो दोबारा से इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है, पैसा उठा सकती है, और जो आपके रिजर्व्स, जो आपके रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, उनको भी यूज कर सकती है डेट ना लेने की जगह। नेवरदलेस इट इज अ रेयर फर्म। वो यही कह रहे हैं, ना के बराबर होता है ऐसा। जैसे आप नहीं कहते, भैया पढ़ाई तो की थी, ना के बराबर ही की थी, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई। यहाँ पे वो ना के बराबर ही ऐसा होता है। रेयर, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि किसी फर्म में फाइनेंशियल लेवरेज ना हो। क्यों? क्योंकि हर फर्म कम या ज्यादा डेट जरूर लेती है इन ऑर्डर टू कैरी आउट इस बिजनेस ऑपरेशंस। क्या इतना समझ आया? हाँ भैया आ गया। क्या आगे बढ़ सकते हैं आपके भैया? बिल्कुल भैया बढ़ सकते हो। क्या समझ पा रहे हो? बिल्कुल भैया समझ पा रहे हैं। तो आ जाओ, अब पढ़ते हैं अपनी आज की इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और शानदार तरीके से अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आ जाओ। अब हम बात करते हैं किसकी? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज की। किसकी? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज की। अ क्वांटिटेटिव मेजर of sensitivity of a firm's earning per share to a change in the firm's operating profit is called degree of financial leverage, यानी DFL। भैया क्या कह दिया, क्या कह दिया, समझ कुछ नहीं आया, मजा भी नहीं आया। ऐसे करोगे तो हम क्लास छोड़ के चले जाएंगे। यार ये मत करना बस। धीरे धीरे समझाऊंगा, थोड़ा सा टाइम लेके समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। डेफिनेशन को अगर आप रीड करें दोबारा, ये कहती है आपकी ये क्वांटिटेटिव मेजर है, यानी ये आपका नंबर्स में कैलकुलेट होगा। ऑफ द सेंसिटिविटी, ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ अ फर्म्स अर्निंग पर शेयर, कि आपका फर्म का जो अर्निंग पर शेयर है वो कितना सेंसिटिव है, वो कितनी जल्दी छिड़ जाता है। जैसे कुछ लोग नहीं होते छुए मुए से, उन्हें हल्का सा ऐसा करो, हल्का सा कुछ नहीं, बस हल्का सा ऐसे टच कर दो, वो चिड़चिड़े से हो जाते हैं। वैसा ही ये कितना ज्यादा सेंसिटिव है, कितना ज्यादा छिड़ जाता है आपका क्या? अर्निंग पर शेयर टू अ चेंज इन। लैपटॉप अलग छिड़ रहा है, अर्निंग पर शेयर बाद में छिड़ेगा, लैपटॉप पहले छिड़ रहा है। पता नहीं इससे क्या दिक्कत है। मालिक चलने दो, पढ़ाने दो मुझे, नहीं तो बच्चे इस कैमरे से निकल के मारेंगे मुझे, लैपटॉप के अंदर घुस के मारेंगे मुझे। प्लीज पढ़ाने दो भाई साहब, प्लीज पढ़ाने दो। आओ, क्या बता रहा था मैं? कि कितनी जल्दी छिड़ जाता है कौन? आपका अर्निंग पर शेयर फर्म का टू अ चेंज इन फर्म ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कि अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा सा भी चेंज आया, उससे अर्निंग पर शेयर कितना चेंज हो गया, कितना छिड़ गया, वही आपको बताता है कौन? एक क्वांटिटेटिव मेजर, जिसे हम कहते हैं DFL। क्या ये बात आप सभी के दिमाग में चली गई? तो से यस और नो। ओके, मुझे सभी के यस सुनाई आ रहे हैं। बाय द वे किसी के नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूं आप सभी को समझ आ गया होगा। तो आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अगली चीज पढ़ते हैं। The degree of financial leverage, यानी DFL, at a particular level of operating profit is simply the percentage change in earning per share over the percentage change in operating profit that causes the change in earning per share। वही तो बताया था अभी ऊपर कि अर्निंग पर शेयर कितना चेंज होगा, कितना छिड़ेगा। अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में चेंज आया तो आपका फॉर्मूला इसका क्या बनता है? परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है आपका? EBIT। इसका एक और फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय EBT। भैया क्या इसका आप डेरिवेशन कराओगे? बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा, क्योंकि कोई सेंस नहीं है इस चीज का। वैसे मैंने आपको अपने इंटर वाले लेक्चर में बता दिया था, जब मेरे को लॉन्च किया गया था हमारे कुलदीप सर एंड दिशा मैम के द्वारा, तभी मैंने आपको बताया था कि आप कहाँ क्या कराना है मुझे अच्छे से आता है। बस बिलीव रखिए, हौसला रखिए, क्योंकि CMA सारथी आपके साथ हैं।
जहां जहां आपको आपके लक्ष्य में कहीं भी बाधा आएगी, सारथी आपके साथ खड़े हैं। बस अपने सारथियों पे ये जो आपका अटूट विश्वास है इसे बनाए रखें, हौसला रखें। इस हौसले का जो आपको लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी, ये आपके सारथियों का आपसे वादा है। आइए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से अपने इस डीएफएल के फॉर्मूला को यूज करते हैं, निकालते हैं अपना क्या, डीएफएल। ये तो आप खुद ही निकाल लोगे, लेकिन भैया निकलवा दो, प्लीज निकलवा दो। तो आ जाओ, ध्यान देंगे। डीएफएल होता है आपका ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। क्वेश्चन में ईबीआईटी की वैल्यू गिवन है 2,06,000, उसके बाद इसकी वैल्यू गिवन है ईबीटी की 1,72,000। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2,06,000 डिवाइडेड बाय 1,72,000। ये आ गया आपका 1.1977। आई एम सो सॉरी एवरीवन, मैं क्या करूं, हो रही है खांसी मुझको जरूर। भैया मत गाओ यार, मत गाओ, आपको खांसी हो रही है, हमें सिर दर्द हो जाएगा आपकी इस आवाज से। सॉरी, आई एम सॉरी। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक काम करो, तुमने मेरे गाने के लिए बोला ना मुझे, भैया हमने तो बोला ही नहीं, भैया मत करो। करना पड़ेगा, भैया हैं, आदत से मजबूर है। ईबीआईटी है आपका कितना, 3 लाख। ईबीटी है आपका 1,70,000। कैलकुलेट कर लेना क्या, डीएफएल। ठीक है, आदमी पढ़ाता बाद में है, क्वेश्चन पहले दे देता है। आ जाओ अगली बात पे आओ फटाफट से। अ फर्म अर्न्स कंट्रीब्यूशन ऑफ 4,80,000, इसका ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज है 4 and 5। फाइंड द फर्म्स पैट एंड इफ इफेक्टिव टैक्स रेट इज 25%। आ गया वो क्वेश्चन जो मुझे समझना था, जो मुझे आपको कराना था, वो क्वेश्चन आ गया जिसमें आएगा आपको मजा। आहा हा आहा हा आहा हा। ध्यान देंगे सभी के सभी। ऑपरेटिंग लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। क्या ये फॉर्मूला होता है, हाँ भैया होता है। पक्का होता है, हाँ भैया होता है। एक काम करो, कॉपी पलटो। कॉपी, वो क्या होता है भैया, है ना चौल बे, ये नहीं चलेगा भैया, बंगाली नहीं नहीं नहीं, डायलॉग ये नहीं चलेगा भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। अगर आपको अपने, नहीं नहीं हो रही मिमिक्री, मत करो भैया, नहीं हो रही, नहीं कर रहा, नॉर्मली कह रहा हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको इस सब्जेक्ट में महारत हासिल करनी है, सिर्फ देख के काम नहीं बनेगा, दिमाग के साथ साथ हाथ भी चलाना पड़ेगा कॉपी पे। ठीक है, तो दिमाग भी चलाओ, साथ साथ हाथ भी चलाओ कॉपी पे। आ जाओ। तो ऑपरेटिंग लेवरेज आपका कितना है, 4। कंट्रीब्यूशन आपको गिवन है 4,80,000। आपको निकालना है ईबीआईटी। मैथ्स पढ़ के आए हैं सभी के सभी, पढ़ के आए हैं भैया, तो ये कितना हो जाएगा, ईबीआईटी इधर आ जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा, तो 4,80,000 डिवाइडेड बाय 4, ये कितना हो जाएगा, 1,20,000। क्या ये सभी को समझ आया, नहीं आया एक काम करो, कैलकुलेटर उठाओ, लिखो 4,80,000 डिवाइडेड का बटन, 4 का बटन इज इक्वल्स टू का बटन। देखो कितना दिख रहा है, रुको तुम्हें दिख रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ पहले। ये देखो, देखो और अच्छे से देखो, 1,20,000 दिख रहा है, हाँ भैया दिख गया, दिख गया ना, बस यही बता रहा था मैं। इस तरीके से 1,20,000 निकाल सकते हो। भैया 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 रुको रुको, खत्म थोड़ी हुआ है क्वेश्चन, ऐसे ही स्क्रॉल करे जा रहे हो। आ जाओ, क्वेश्चन भी खत्म करेंगे। फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है, फाइनेंशियल लेवरेज आपका निकलता है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। ठीक है, फाइनेंशियल लेवरेज आपका 5 गिवन है, ईबीआईटी आपका गिवन है 1,20,000 डिवाइडेड बाय ईबीटी। तो इससे आपका ईबीटी कितना आ जाएगा, ईबीटी आ जाएगा इससे आपका 1,20,000 डिवाइडेड बाय 5। फिर से उठाओ कैलकुलेटर, लिखो ऑल क्लियर, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 5, 24,000। देखो ध्यान से देखना, रुको, कैलकुलेटर मत गिर जाना। देखो दिख रहा है क्या तुम्हें ये 24,000, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, नहीं दिख रहा, और दिखाऊं, नहीं भैया दिख गया, ना करो यार ऐसे भैया, हमारी फोन से, लैपटॉप से, टैबलेट से कैलकुलेटर बाहर आने वाला था, ऐसे मत डराया करो।
तो ये आपका कितना है, 24,000 है। कितना है, 24,000। क्या इतना आप सभी को समझ आया? हाँ भैया, आ गया, आ गया, आ गया। चलो, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पैट। पैट कैसे निकलता है, पैट आपका निकलता है ईबीआईटी माइनस टैक्स। ईबीआईटी कितना है, 24,000 माइनस टैक्स। टैक्स कितना है, 25% है। अब ये टैक्स लगेगा किस पे, ये लगेगा आपका ईबीआईटी पे, यानी 25% ऑफ 24,000। आ जाओ, अभी से सॉल्व करो आगे। 24,000। अब इसे अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे, लिखिए 24,000 मल्टीप्लाई का बटन, कितने का, मल्टीप्लाई का बटन दबाइए, 25 और दबा दीजिए परसेंटेज का बटन। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 6,000, यानी 24,000 माइनस 6,000 इज इक्वल्स टू कितना होता है, 18,000 होता है। एंड दिस विल बी योर पैट ऑफ द क्वेश्चन। क्या आप सभी को ये बात समझ में आ गई है? हाँ भैया, आ गई है। क्या ये क्वेश्चन आप सभी से बन गया है? हाँ भैया, बन गया है। आ जाओ फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले एक होमवर्क भी तो बनता है। भैया हम नहीं खेल रहे यार, मैं नहीं खेल रहा भैया। पढ़ाते कम हो, होमवर्क ज्यादा दे देते हो। ऐसे नहीं होता, ऐसे ही होता है। होमवर्क में आपका जो आपका डीएफएल है, सॉरी डीओएल है, वो है आपका कितना, 6। ठीक है, डीओएल है आपका 6। तो इससे आपका आ जाएगा ये। ठीक है, डन हो गया। और आपका जो डीएफएल है वो है आपका 2। ठीक है, होमवर्क करो चलो। बाकी सब कुछ सेम है, आपको निकालना पैट ही है। इफेक्टिव रेट भी 25% ही है। ठीक है, चलो लग जाओ काम पे। परेशान कर रखा है इस आदमी ने, पढ़ाता कम है, होमवर्क ज्यादा देता है। 80%, 20%, कुछ समझ आ रहा होगा। चलो आ जाओ, ध्यान देंगे, आगे बढ़ेंगे सभी के सभी ध्यान से। Find out using the concept of financial leverage by what percentage will be the taxable income increase if EBIT increases by 10%. Verify the result in terms of rupees. Using the concept of operating leverage, by what percentage will EBIT increase if there is 10% increase in sales? Verify the result in terms of rupees. आ जाओ, ध्यान देंगे सभी के सभी प्यारे के प्यारे हमारे स्टूडेंट्स। इन्होंने मुझे दे रखी है क्या, सेल्स दे रखी है। रुको, इससे आपको दिख नहीं रहा होगा। इन्होंने मुझे सेल्स दे रखी है, इन्होंने मुझे वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, कंट्रीब्यूशन दे रखा है, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है, ईबीआईटी दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है। सब कुछ तो दे ही रखा है। मुझे क्या निकालना है, सिर्फ मुझे सबसे पहले यहाँ पे निकालना है क्या, फाइनेंशियल लेवरेज। कैसे निकलेगा वो, आ जाओ यहाँ ध्यान देंगे सभी के सभी। डीएफएल, क्या निकालना है हमें, डीएफएल। तो डीएफएल कैसे निकलता है, डीएफएल हमारा निकलता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। क्या ऐसे ही निकलता है? हाँ भैया, ऐसे ही निकलता है। तो ये कितना है, ईबीआईटी आपका कितना गिवन है क्वेश्चन में, वो है 1,60,000। ईबीटी कितना गिवन है, ईबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो है आपका 1,40,000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ओहो सॉरी, गलती से मिस्टेक, ये हो जाएगा आपका 1.1429। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है किस परसेंट से टैक्सेबल इनकम इंक्रीज होगी। टैक्सेबल इनकम का मतलब क्या है, टैक्सेबल का इनकम का मतलब है आपका ईबीआईटी किस परसेंटेज से चेंज होगा अगर आपका, सॉरी, टैक्सेबल इनकम होता है आपका ईबीटी। आपका ईबीटी कितने परसेंटेज से चेंज होगा अगर आपकी ईबीआईटी 10% से चेंज हो रही है। भैया समझ कुछ नहीं आया, मजा बहुत आया, इधर आओ, तुम्हें मजा भी देते हैं, समझ भी देते हैं। परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। क्या इतना समझ आया है? भैया आया है। लेकिन भैया यहाँ पे तो अर्निंग पर शेयर है ना, अर्निंग पर शेयर से आप ईबीटी तक कैसे पहुंचोगे? मुझे एक बात बताना, क्या ये मैं तुम्हें समझा पाऊंगा? क्यों नहीं समझा पाऊंगा, बिल्कुल समझा पाऊंगा। जो मेरा परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर होगा, क्या वही मेरा परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर 10% का चेंज आ रहा है, उसे हम डिवाइड कर रहे हैं, मान लेते हैं, रुको इसे और अच्छे से समझाता हूं, नहीं तो मुझे कमेंट सेक्शन में गालियां पड़ जाएंगी। ध्यान दो, मान लेते हैं आज हमारा पैट है 100 रुपए, ठीक है, चेंज होके ये बन जाता है आपका 110। नंबर ऑफ शेयर्स हैं लेट सपोज आपके 10, तो आपका ईपीएस आज कितना है? 10 है, बाद में कितना होगा? 11। क्या ये 10% से चेंज हुआ? हाँ भैया हुआ। क्या ये 10% से चेंज हुआ? हाँ भैया हुआ। इसका मतलब क्या है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन पैट। इतना समझ आया? आ गया भैया। और चीज समझोगे इसमें? भैया हम मना करेंगे तो आप मान जाओगे क्या? समझदार हो गए हो, समझदार हो गए हो। आ जाओ, मुझे एक बात बताओ, क्या परसेंटेज चेंज इन पैट और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इक्वल होगा? भैया होगा। भैया नहीं होगा। नहीं भैया होगा होगा होगा। अरे नहीं, अरे भैया देखो वो गलत, ना 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 भैया वो गलत कह रहा है, मैं सही कह रहा हूँ, होगा। नहीं नहीं भैया वो गलत कह रही है, नहीं होगा। बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। मान लो आपका टैक्स रेट है कितना? 25%। आज आप 100 रुपए कमाते हो बिफोर टैक्स। कितना? बिफोर टैक्स। आपका ये 10% बढ़ गया। आपका, आप कितना कमाने लगे बिफोर टैक्स? 110 रुपए। टैक्स के बाद आप कितना कमाओगे? 100 का 25% कितना होता है? 25, यानी टैक्स के बाद आप कमाओगे 75 रुपीज। 110 का 25% कितना होता है? आ जाओ निकाल लेते हैं। 110 इंटू 25%, ये होता है 27.5। बच्चा कितना? बचा आपके पास 82.5। क्या 10% बढ़ रहा है? मतलब भैया आपने गलत बताया था। मैंने गलत नहीं बताया था। जो आपकी डेफिनेशन के हिसाब से फॉर्मूला बनता है मैंने आपको वो कराया था, लेकिन इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो तो मेन अब निकल कर आई। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा झोल है, बहुत छोटा सा। अगर आप उसे समझ पाएंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा। प्रेफरेंस शेयर्स का नाम सुना होगा आपने। भैया ये क्या होता है? नहीं सुना? कुलदीप सर से पूछ के आना। मतलब भैया तब तक ऐसे ही हम गोल रहेंगे? नहीं रहेंगे, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ डिटेल में। कुलदीप सर जाने, मैं परेशान नहीं होना चाहता। वो बहुत अच्छे फैकल्टी हैं अकाउंट्स में, मुझे परेशान नहीं होना। आ जाओ। प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं आपके, ऐसे शेयर्स होते हैं जिन्हें हम फिक्स्ड डिविडेंड देते हैं। कितना देते हैं? फिक्स्ड डिविडेंड देते हैं, और इक्विटी शेयर वालों से पहले देते हैं, बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स। रुको यार, कहीं पता चले मैं लिखे जा रहा हूं तो मैं दिख नहीं रहा। रुको, थोड़ा सा इधर होना पड़ेगा। दिख रहा है? हाँ भैया दिख रहा है। चलो आओ। ये चीज क्या होती है? प्रेफरेंस शेयर्स के लिए होती है कि उन्हें फिक्स डिविडेंड मिलता है और इक्विटी शेयर वालों से पहले मिलता है। अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर का इंफॉर्मेशन गिवन होगा, आई रिपीट, अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर वाला इंफॉर्मेशन गिवन होगा, तो आपका परसेंटेज चेंज इन पैट एंड परसेंटेज चेंज इन ईपीएस नहीं होगा। ये दोनों आपस में इक्वल्स नहीं होंगे। क्या इतनी बात आप सभी के दिमाग में जा रही है? से यस और नो, से यस और नो। मिल गया आंसर? आ गया स्वाद? तो इसका मतलब क्या है कि व्हेन, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट निकल कर आता है, व्हेन preference shares are not given in the question, percentage change in EBIT is equals to percentage change in, नहीं EBIT, आई एम सॉरी, मारेगा नहीं कोई। परसेंटेज चेंज इन EBT is equals to percentage change in PAT is equals to percentage change in EPS। क्या ये आपको समझ आया? इसका मतलब DFL का फॉर्मूला ये भी हो सकता है, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। नॉर्मली क्या फॉर्मूला है आपके डीएफएल का? नॉर्मल फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। लेकिन क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स नहीं गिवन है, तो आपका परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इसके इक्वल्स है
तो यानी डीएफएल का फॉर्मूला ये भी बन सकता है। आई एम सॉरी, प्लीज एक्सक्यूज मी। आप सभी को क्या ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई है? यस भैया, हो गई है। तो आ जाओ, अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। जो प्रश्न हमसे पूछा गया था हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा, वो प्रश्न क्या कह रहा है कि कितने परसेंट से आपकी टैक्सेबल इनकम इंक्रीज होगी। टैक्सेबल इनकम का मतलब क्या है? टैक्सेबल इनकम का मतलब है पैट। मैंने पैट बोला, तुमने मान लिया। टैक्सेबल इनकम का मतलब ये है वो इनकम जिस पे टैक्स लगना है, यानी ईबीटी। यानी ईबीटी, जस्ट अ सेकेंड, हो गया। हाँ, तो यानी ईबीटी। तो हमें निकालना है कि कितने परसेंट से आपका ईबीटी चेंज होगा। तो देखो, अभी अभी हम पढ़कर आए, डीएफएल क्या हो सकता है? परसेंटेज चेंज इन ईबीटी हो सकता है। अभी अभी पढ़ के आए हम, कैसे हो सकता है? डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। बिल्कुल अभी अभी पढ़ के आए हैं, ये कैसे हो सकता है? तो देखो, डीएफएल तो आपको गिवन है 1.1429, गिवन नहीं है भैया, निकाला था। परसेंटेज चेंज इन ईबीटी ये हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। क्या आपको ये क्वेश्चन में गिवन है? बिल्कुल गिवन है, वो है आपका 10%। इट इम्प्लाइज दैट जो आपका परसेंटेज चेंज इन ईबीटी बनेगा, वो बनेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10%, आई एम सो सॉरी, 10% मल्टीप्लाई बाय 1.1429 इज इक्वल्स टू 11.43% अप्रोक्स। क्या आप सभी को ये चीज अच्छे से क्लियर हुई है? से यस और नो। हाँ भैया, जोर से बोलो, से यस और नो। आ गया आंसर, आ गया स्वाद मुझे, तुम्हें भी आएगा। थोड़ा सा और रुको, तुम्हें भी ये स्वाद देते हैं। आ जाओ। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, बाय व्हाट परसेंट विल ईबीआईटी इंक्रीज इफ देयर इज 10% इंक्रीज इन सेल्स। इसे आप क्या करोगे होमवर्क में? भैया, कितने जुल्मी हो, कितने ज्यादा जुल्मी हो, बहुत ज्यादा जुल्मी हो। तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना? मैंने क्या बताया? फाइनेंशियल लेवरेज जो थोड़ा सा मुश्किल वाला था, वो मैंने करा दिया। ऑपरेटिंग लेवरेज वाला तुम खुद कर सकते हो। क्या कर पाओगे या नहीं? भैया बिल्कुल कर लेंगे। अच्छे से कर लोगे? बिल्कुल भैया, अच्छे से कर लेंगे। तो ये होमवर्क करके आना, एंड इसी के साथ आपका आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। भैया बस इतना सा सेशन? हाँ, क्योंकि आज के सेशन में हमने थोड़ी सी टेक्निकल टेक्निकल बातें करनी थी, और उसके साथ साथ हमें कुछ क्वेश्चंस को करना था। कुछ हमने कम वैरायटी ही रखी है, मतलब वैरायटी ऑलमोस्ट जो आपके एग्जाम में आती है वो सारी हमने दी है। कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके बचे हैं, वो डेफिनेटली कवर किए जाएंगे। बट थोड़ा सा जो ये सेशन था ना, वो टेक्निकल था, तो इसी वजह से आज के सेशन की जो ड्यूरेशन है वो थोड़ी सी कम है। जो आपका नेक्स्ट सेशन होगा उसकी ड्यूरेशन ऑब्वियसली ज़्यादा होने वाली है। एंड में मैं बस आपको इतना ही कहूँगा, थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने हमारा सेशन अटेंड किया। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, आज फिर बोलूंगा, कि जब हम बात करते हैं अपने प्रोफेशनल एग्जाम्स की, वहां पर किसी भी फैकल्टी का रोल 20% होता है। 80% रोल किसका होता है? हमारे स्टूडेंट्स का। जो स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं, 20% रोल उन्हीं का होता है। 80% रोल जो मेरा था, मैं वो निभा कर जा रहा हूँ। भैया अभी तो कह रहे थे आपका 20% है, अब आप कह रहे हो 80% है। गलती थी, देख रहा था आप कितने अवेयर हो। वही कह रहा हूँ, जो मेरा 20% था उसे मैंने निभा दिया है। उसे मैंने बहुत अच्छे से अपनी तरफ से अपना 100% एफर्ट दे दिया है। बारी है अब आपकी। हम्म, बारी है अब आपकी। आपको क्या करना है? आज के इस सेशन को रिवाइज करना है पूरा अच्छे से। क्या करना है? पूरा अच्छे से आपको आज के इस सेशन को रिवाइज करना है, एंड साथ ही साथ आपको जो होमवर्क क्वेश्चंस हैं वो होमवर्क क्वेश्चंस करने हैं। जैसा कि मैंने लॉन्च वीडियो में आपको बताया था, हर क्वेश्चन का जो मैं आपको ये क्वेश्चंस दे रहा हूं, इन सभी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा नेक्स्ट सेशन में। कब मिलेगा? नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। एंड में बस इतना ही कहना चाहूंगा, हौसला रखिए, सीएमएस आरती आपके साथ हैं, पीयूष भैया आपके साथ हैं। मेहनत हम तो करेंगे ही करेंगे, आपसे भी कराएंगे। मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। अपना 80% देने के लिए तैयार हो जाओ, शुरू हो जाओ। बाय बाय एवरीवन।